हेलो लवली बडीज, वेलकम बैक। तो ये इस ड्रामे की उर्दू हिंदी एक्सप्लेनेशन का 4th पार्ट है। जीसू रामेन शॉप के बाहर पहुंच चुका था, जहां वो इयोन बाई को उसके इमेजिनरी डैड के साथ बातें करते देखकर वापस लौट जाता है। इसे इसकी मोम की याद आने लगी थी। वो रोने लगता है, फिर कुछ सोच गए या फिर इयोन बाई की अनदेखी अट्रैक्शन उसे दोबारा शॉप पर ला खड़ा करती है। पर इसे देरी हो चुकी थी। इस बार वो अकेली नहीं थी, बल्कि कैंग हायक से लिपटी उसे अपना इमेजिनरी डैड समझते हुए उसके साथ वो काफी रिलैक्स दिखती है। और कैंग हायक को मुस्कुराते देखकर वो अपने दांत काटता हुआ गुस्से से वापस पलट जाता है। इसे ये सीन बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। अपनी आंखों से बहते हुए आंसुओं को अपने हाथों से साफ करके अपने हैंड्स को अपने हैंकी से साफ करता है और फिर अपने हैंकी को वहीं पर फेंक कर वहाँ से निकल जाता है। वो सीधा अपनी चॉ कॉफी ब्रांड पर अपने फ्रेंड हायन वू के पास जाकर दम लेता है। हायन वू वहाँ पे काम करता था। वो इससे इयोन बाई के बाय चांस मैरिड होने के बारे में पूछता है, तो हायन वू इससे बोलता है कि इसका तो कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है। जिसे सुनकर फिर वो यहाँ पर तमाशे लगाने लगता है। डायरेक्ट इयोन बाई का नाम लिए बिना इससे पूछता है, तुम मुझे बताओ, अगर किसी का कोई गुजर जाता है और इस गुजर जाने वाले का कोई किसी और को पकड़ कर रो रहा हो तो ये क्या सीन होता है। हायन वू को इसकी बात समझ में नहीं आती कि ये क्या किसी का लगा रखा है। तो फिर सीधा से बोलता है, मैं इयोन बाई की बात कर रहा था। उसने जिस मैन को पकड़ रखा था और रो रही थी, इसका इससे क्या रिलेशन हो सकता है। वो काफी दूर तक की सोच रहा था, जिस पर हायनवे से बताता है कि ये तो सिचुएशन के हिसाब से देखा जा सकता है, पर इस समय उसके डैड गुजर गए हैं और अगर वो किसी मैन के साथ लगकर रो रही थी तो इसका मतलब है कि वो उससे कंसोल कर रहा होगा या फिर कंफर्ट दे रहा होगा। और जीसू के लिए ये वर्ड बिल्कुल न्यू था कि ये कंफर्ट क्या बला होती है। मॉर्निंग में इयोन बाई अपने डैड के घर से जॉब के लिए रेडी होने लगती है, तो इसे सबसे पहले वॉशरूम में एक और टूथब्रश देखकर हैरानगी होती है। बाहर निकलते हुए वो अंदर स्टेयर्स के नीचे किसी को सोया देख नहीं पाती है। इसे डोर के बाहर किसी की बदबूदार सॉक्स मिलती है। उसे लगता है कि कहीं उसके डैड की तो नहीं है। इधर स्टेयर्स के नीचे से बिल्ली की तरह कैंग हायक सोकर उठता है, जिसने इयोन बाई की पिक्चर को अपने सीने से लगा रखा था कि वो कितनी क्यूट है। वो इतना लेजी होता है कि अब स्टेयर्स चढ़कर ऊपर रूम में सोने के बजाय उसे जहाँ पर जब नींद आती है वो वहीं पर लड़क कर सो जाया करता था। जीसू अपनी सर्वेंट की हेल्प से रेडी हो गए बाहर उसके डैड की चलती मीटिंग में उनके पास जाकर इनसे पूछता है कि डैड किसी को कंफर्ट कैसे किया जाता है। मीटिंग में बैठे सभी लोग हैरान होते हैं, पर इनमें से एक बंदा उसे बोलता है कि तुम किस कंफर्ट की बात कर रहे हो। उन्हें बताता है कि अगर किसी का कोई इस दुनिया से गुजर जाता है, पर इनमें से एक मैन बोलता है कि कुछ रकम और फ्लावर्स के बड़े बुके सेंड करने चाहिए तुम्हें कंसोल करने के लिए। पर जीसू इनसे असल में इस तरह पूछ रहा था कि वो कैंग हायक की तरह वर्ड्स से या फिर अपने एक्शन से उसे कैसे कंफर्ट कर सकता है। पर इसे आंसर न मिलने पर वो इन सभी को ओके बोलकर वहाँ से चला जाता है। इयोन बाई ने सॉक्स अपने हाथ में पकड़ रखी थी, पर थोड़ी देर और आगे जाकर इसे जीसू का नीचे गिरा हुआ हैंकी मिलता है। सॉक्स और हैंकी की स्मेल सूंघने के बाद इसे कहीं थोड़ा थोड़ा ख्याल आता है कि हो न हो ये दो चीजें कहीं जीसू की न हो, पर ये सिर्फ उसे उसका ख्याल लग रहा था। इधर कैंग हायक भी उठ चुका था। उसे इन दो चीजों को लेकर इंस्पेक्शन करते देखकर ऊपर रूफ पर खड़ा हाथ हिलाकर उसे अपनी तरफ इशारा कर रहा था, पर वो नोट नहीं करती है। इयोन बाई स्कूल जाने से पहले कॉफी शॉप पर ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठती है, जहाँ पर यून सोई अपनी फ्रेंड के साथ वहाँ पर आती और इससे टकरा जाती है। इसके पास जाकर पहले इससे जीसू की तरफ से अपोलोजाइज करती है, जिस पर इयोन बाई हैरान थी कि ये क्यों ऐसा कर रही है। गलती तो जीसू ने की थी। पर फिर थोड़ी देर बाद ही यून सोई के अच्छे बंदे का ड्रामा खुल जाता है। वो इयोन बाई को लास्ट पर जीसू से जाकर अपोलोजाइज करने को बोलती है और ऐसे बुरी बुरी बातें बोलती है कि जैसे इयोन बाई ये सारे का सारा ड्रामा हैंडसम और रिच जीसू से पैसे बटोरने के लिए कर रही है। इयोन बाई उसे ऐसी बातें करने पर डांटने लगती है, जिस पर वो आगे से बोलती है कि उसे लगता है इयोन बाई को टीचर होने के बजाय असल में पुलिस में होना चाहिए था, पर वो असल में पैसा कमाने के लिए और दूसरों से इज्जत लेने के लिए टीचिंग कर रही है। जिस पर इयोन बाई भी उसे आगे से साफ बताती है कि यून सोई भी उसे एक आंख बिल्कुल नहीं भाती है। इन दोनों का एक दूसरे से फड्डा हो गया था। स्कूल जाते ही इसे प्रिंसिपल के ऑफिस बुलाकर डॉक्यूमेंट्स पर रिटन अपॉलजी लेने के बाद इससे बोला जाता है कि अब जाकर इसे जीसू की इंसल्ट करने पर इससे भी अपोलोजाइज करना होगा। जीसू क्लास में बैठकर हायन वू से एक पैकेट पर चाइनीज में कंसोल करवाना लिखवा कर इस पैकेट में रकम डालकर इयोन बाई का हॉलवे में वेट कर रहा था। इससे पहले कि इयोन बाई
इससे कुछ बोलती। वो एनवेलप इसे देखकर हैप्पी होकर वेट करने लगता है कि इयोन बाई इतनी मनी देखकर जरूर हैप्पी होकर इसको बहुत बड़े वाला थैंक्स बोलेगी। मतलब अपनी तरफ से उसे लग रहा था कि वो बेस्ट कंसोल करने जा रहा है। पर इयोन बाई एनवेलप को खोलकर जब इसके अंदर इतनी ज्यादा रकम देखती है, इससे पूछती है ये सब किस लिए है, तो वो इसे प्राइड से बोलता है कि उसके डैड के मरने पर जीसू की तरफ से ये एक तरह का कंफर्ट मतलब कंसोल या एक तरह की नीडी पुअर पीपल के लिए सब्सिडी या हेल्प है। जिसे सुनकर इयोन बाई को गुस्सा तो बहुत ज्यादा आता है, पर कंट्रोल दया कंट्रोल वाली कंडीशन लेकर इसे आराम से वो एनवेलप वापस कर देती है। पर जीसू को लगता है कि शायद रकम कम लगी है इयोन बाई को, तो और पैसे उसे गिनकर देने लगता है। इयोन बाई इस समय अपने दिल पर हाथ रख कर खुद को ठंडा रखने का ट्राई करती हुई इसको मना किए जा रही थी, क्योंकि वो इस समय अपनी जॉब को खोना नहीं चाहती थी और उसे बोलती है कि वो गलत समझ रहा है। पर फिर इसे अचानक मॉर्निंग में यूनसोई की कही गई बात याद आने पर तो सोचती है कि सॉरी कर लेती हूँ और जॉब बचाती हूँ। पर तभी अगले सेकंड ही उसे अपने डैड की वर्ड भी याद आते हैं कि हमेशा अपने दिल की सुनो और अपने कम में भी प्राइड से सर उठाकर जियो। वो एनवेलप की तरफ देखकर बोलती है इसे ये सब अपनी इंसल्ट लग रहा था, जिस पर जीसू को बोलती है सॉरी, और वो समझता है शायद वाकई में उससे अपोलोजाइज करने वाली है। पर ये खींचकर एनवेलप के साथ एक थप्पड़ उसके मुंह पर जड़ देती है। एनवेलप की सारी रकम हवा में बिखर जाती है। सभी स्टूडेंट्स भी पैसे हवा में उड़ते देखकर क्लासों से बाहर निकल आए थे। जीसू ने थोड़ी देर पहले उसके डैड को मरा हुआ बोला था, तो उसे करेक्ट करती है कि जब कोई बड़ा इस दुनिया से चला जाता है तो इसे गुजर जाना बोलते हैं, डाइड नहीं बोलते हैं। और इससे थोड़ा पीछे हट जाती है। जीसू इसे गुस्से से चीख कर रोकता है और इससे बोलता है कि एक बार गलती होती है मगर दोबारा सेम गलती गुनाह हो जाती है। इसे इस बार सचमुच में फायर की धमकी देता है। वो सुनकर बोलती है जाकर किसी और को धमकी लगाना, फायर तो तुम तब करोगे जब कोई यहाँ पर रहना चाहता हो। मैं तो खुद इस जॉब को लात मार कर जा रही हूँ। वो भी जीसू की तरह अपने प्राइड में थी। अपने ड्रेस से टीचिंग बैज उतार कर उसके सामने नीचे ग्राउंड पर फेंक देती है। मतलब एक तरह से वो जीसू की इंसल्ट कर रही थी कि उसके सामने इसकी ये अहमियत है। जीसू उससे जानना चाहता था आखिर उसके बार बार उसे ऐसे हिट करने के पीछे की रीजन क्या है। इयोन बाई उसके पास जाकर इससे चिढ़ाती है कि सचमुच में जानना चाहते हो। फिर उसके कान में बोलती है तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी आसानी से तुम्हें बता दूंगी क्यों। जीसू जिसे सचमुच में लग रहा था कि वो उसे बताने वाली है, पर बेचारे को समझ आ जाती है कि उसे मामू बना रही है। इसे जाते जाते बोलती है तुम ऐसे ही क्यूरियोसिटी से मरते रहोगे सोच सोच कर। वो उसे चीख कर फिर रोकता है, पर इस बार वो घूमकर टशन में से उंगली दिखाकर उसके स्टाइल में उसे बोलती है आज वैसे बहुत प्रिटी दिख रहे हो, खासकर उस तरफ जहाँ मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा है। और फिर बोलती है मेरे हाथ का निशान तो जम गया है तुम्हारे सुंदर मुंदर थोबड़े पर। ऊप्स। वो बहुत ज्यादा हैप्पी और सेटिस्फाइड थी। उसने बिलाकर जीसू नामी बिला से पीछा छुड़ा लिया है। वो खुद को किसी फ्री बर्ड की तरह हवा में उड़ता हुआ फील कर रही थी। इसको स्कूल से निकलते देखकर पीछे से बावुल उसे चीख चीख कर अप्रिशिएट करता है कि ये मेरी गंगूबाई दीदी दोबारा जाग उठी है। इयोन बाई और वो दोनों एक दूसरे को थंब पर किस करके वेव करते हैं। अगली मॉर्निंग इयोन बाई अपने नए मिशन इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने पर निकलती है। वो छुप छुप कर स्ट्रीट्स और हर जगह पर अपनी ट्यूशन के एड्स लगाती फिर रही थी कि जिस किसी को भी पीई टीचर की जरूरत हो वो उससे फौरन राब्ता करे। तभी काफी ज्यादा एड्स लगाने के बाद इसे किसी के पेरेंट्स की कॉल मिलती है, तो हैप्पी फौरन से सर पर पाँव रख कर इनसे मिलने पहुंच जाती है। पर आगे जाकर इसे पता चलता है कि वो तो जीसू के डैड थे जो इसे वापस जॉब पर बुला रहे थे। बट वो अपनी बात पर पक्की रहते हुए इनको इनकार कर देती है सीधा सीधा, और इनको बोलती है कि वो मजीद जीसू की गेम्स का हिस्सा नहीं बनना चाहती है। उसे लग रहा था जैसे जीसू अपने किए पर शर्मिंदा है और अपने डैड के जरिए से उससे ये सब कुछ करने के लिए बोल रहा है। मिस्टर चा से बात करते करते गलती से उसके हाथ में टी कप गिरकर टूट जाता है। वो इसके लिए पे करने की बात करती है। मिस्टर चा से बोलते हैं कोई बात नहीं। फिर वो चुपके से वहाँ आई हुई मेड से इस कप की रियल प्राइस पूछती है जो इसे $3500 बताती है, जिसे सुनकर इसे चुप्पी लग जाती है कि ये क्या कर दिया है मैंने। मतलब वो काफी एक्सपेंसिव टी कप था। जीसू के डैड इसे दोबारा से वरीड होते देखकर रिमाइंड करवाते हैं कि इनके पैलेस में ऐसे 100 कप्स मौजूद हैं, इसे फिक्र करने की जरूरत नहीं। और इसे बोलते हैं इस घर की हर एक चीज भी टूट जाए तो इनको बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। बस जो चीज नहीं टूटनी चाहिए वो है सिर्फ जीसू। ना तो उसका कोई बाल
बाल बांका हो और न ही इवन कि उसकी फिंगर भी हर्ट हो, मगर इसको बोलते हैं तुमने 2 बार जीसू को चोट पहुंचाकर उसे हर्ट किया है और वो ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। फिर मिस्टर चा उसे ऑफर करते हैं योन बाई जो भी मांगेगी इसे इसका डबल ट्रिपल मिलेगा, बस वो जॉब पर वापस लौट आए। पर वो फिर भी लास्ट पर इनको इनकार कर देती है। वापस जाते हुए एलिवेटर में आकर इतने अच्छे चांस को खो देने पर खुद को कोसती है कि पहले भी मैंने अपोलोजाइज न करके गलती की और जॉब को खो दिया और अब फिर इतना अच्छा चांस, उफ मैंने ये क्या कर दिया है। तभी एलिवेटर में 2 गर्ल्स जीसू के इनसे फ्लर्ट करते हुए इनको दिए गए हैंकी को लेकर बातें करते सुनती है। इससे वही सेम स्मेल सूंघने को मिलती है जो रोमन शॉप के बाहर गिरी हुई हैंकी की आ रही थी। तो बोलती है कि अच्छा तो ये जीसू का ही था। मिस्टर चा जीसू को बोलते हैं कि योन भाई ने इनकार कर दिया है। जब उसे अपने डैड के प्लान का फेल हो जाने का पता चलता है उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और अपने डैड पर चीखता चिल्लाता है कि कैसे भी करके योन भाई को स्कूल में वापस लाएं, मुझे वो हर सूरत में मेरे सामने चाहिए। पर उसके डैड हार मान लेते हैं कि मैंने बहुत ज्यादा ट्राई किया है पर वो नहीं मान रही है। जीसू उनसे बोलता है आपके लिए इस दुनिया में किसी भी काम को करना मुश्किल नहीं है, इतना छोटा सा काम आप नहीं कर पा रहे हो। तो उसके डैड बोलते हैं हाँ दुनिया का कोई भी काम करना उनके लिए मुश्किल नहीं है पर ये काम इनसे नहीं हो पाएगा। जिस पर अपने डैड को गुस्से से बोलता है ठीक है आपसे नहीं हो पाएगा मैं खुद ही कर लेता हूँ। इधर वो अपने अंकल को कॉल करके योन भाई को ढूंढने में इसकी हेल्प करने को बोलता है। उसके अंकल पुलिस में थे। उसके अंकल उसे बताते हैं कि वो आजकल ट्यूशन की जॉब्स की तलाश करती फिर रही है या फिर उसे किसी कन्वीनियंस स्टोर पर रामेन खाती हुई दिखेगी। और तभी वो जीसू को एग्जैक्ट किसी कन्वीनियंस स्टोर के सामने रामेन खाती दिख जाती है। योन भाई को रामेन खाते देखकर 3 हाई स्कूल बॉयज उसके पास आकर उसे सीट से हटाने के लिए बुली करने लगते हैं। वो भी आगे से कम थोड़ी न थी, वो भी उनको सेम रिस्पॉन्स देती है। वो इससे फिर बोलते हैं कि वो उसकी जान तब छोड़ेंगे अगर वो इनको सिगरेट ले दे। जिस पर वो एक टीचर होने के नाते इनको डांटती है कि वो हाई स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, इनको तो स्मोक करना अलाउ ही नहीं है। जीसू सब मंजर देखते हुए सामने कन्वीनियंस स्टोर से महंगी वाली सिगरेट का पूरा कार्टन खरीद कर उनके सामने फेंक कर इनसे इसकी जान छुड़ाना चाहता था। पर वो हैप्पी नहीं थी कि वो क्या कर रहा है। उस बेचारे को लग रहा था कि वो उसको थैंक्स बोलेगी पर इसकी तो गंगा फिलहाल उल्टी बह रही थी। तो इसको आगे से बोलता है मैंने ये इसलिए किया क्योंकि मैं अपने शिकार को किसी और के हाथ में जाने नहीं देना चाहता हूँ। वो इसे डांटती है कि इसे शर्म आनी चाहिए, हाई स्कूल के बच्चों को सिगरेट खरीद कर दे रहे हो। और टेबल से सिगरेट उठाकर भाग जाती है और वॉकिंग पॉइंट क्रॉस करते हुए गाड़ी के सामने जाकर फेंक देती है जिससे वो सभी सिगरेट्स खराब हो जाती हैं। इसे देखकर इन तीनों को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो उसके पीछे भागते हैं। वो इनको काफी देर तक अपने पीछे भगाती रहती है और लास्ट पर इनके हाथों पकड़ी जाने वाली होती है कि सामने जीसू को गाड़ी स्टार्ट करते देखकर पास जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए कि अगर वो जीसू के साथ नहीं बैठती है तो इन तीनों के हाथों पकड़ी जाएगी। और उसे इस कंफ्यूजन में देखकर जीसू फौरन से उसे पकड़कर अपनी गाड़ी में खींच लेता है। वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। इससे वो दोबारा रिवर पर ले जाता है। वो इसे इन हाई स्कूल स्टूडेंट्स को सिगरेट खरीद कर देने पर डांटती है पर वो इससे बोलता है कि तुम्हें इससे क्या आसानी से जान छूट रही थी तो तुम्हें तो शुक्र करना चाहिए था। जिस पर वैसे खरी खरी सुनाती है कि मिस्टर जीसू हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को स्मोक की इजाजत नहीं है कंट्री में। और जीसू के कंफर्ट के नाम पर उसे दी गई रकम को तंज करते हुए उसे बोलती है और कंफर्ट पैसों से खरीद की जाने वाली चीज नहीं है और लोगों की फीलिंग्स के साथ बिला वजह खेलना, इनको हर्ट करना कोई फन नहीं बल्कि इंतहाई घटिया हरकत है। उसकी बातें सुनकर जीसू वैसे भी इंटेलिजेंट होता है तो उसे फौरन पता चल जाता है कि अच्छा इस दिन तुमने मुझे हिट इसलिए किया था, किसी टीचर की तरह नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर की औरत जाग उठी थी ना। तुमने मुझे यंग योन भाई एक गर्ल की तरह हिट किया था। और इस पर झुक कर इसको अपने क्लोज कर लेता है और इससे बोलता है कि तुम मुझे एक स्टूडेंट की तरह नहीं बल्कि एक मैन की तरह देख रही थी ना। मतलब उसने योन भाई के मन का चोर पकड़ लिया था। उसे पता चल गया था कि योन भाई उसमें इंटरेस्टेड है। पर वो इसे चुप्पी करवा कर इसकी नेक पर हाथ रख कर इसे करीब से गौर गौर से देखने लगती है। अब कंफ्यूज और परेशान होने की बारी जीसू की थी और इस बेचारे का दिल जोर जोर से स्पीडे लगा रहा था। वो इसके लिप्स के क्लोज जाकर स्मेल करके इसके कान में बोलती है तुम्हारा सेंट बिल्कुल हाई स्कूल के बच्चों वाला है। अगर कभी किसी को परफ्यूम को लेकर एडवाइस करने लगो तो इससे पहले अपने बच्चों वाला सेंट जरूर बदल लेना। और उसे बार बार किड बोल रही थी। जीसू उसे अपनी कार से उतरते देखकर इसे वापस से खींच कर बिठाते हुए इसे कैंग हाई
का ताना देता है कि वो ये सब नखरे जीसू को इसलिए दिखा रही है ना क्योंकि उसने अपने एक न्यू बॉयफ्रेंड को ढूंढ लिया है। वो तो कैंग हायोक के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी क्योंकि उस दिन वो काफी ज्यादा ड्रंक थी तो उसे कुछ भी याद नहीं था कि वो किसके बारे में बात कर रहा है। पर जीसू की बातें सुनने के बाद उसको मजा चखाने के लिए बोलती है कि पहली बात मुझे उसके बारे में पता नहीं है कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, पर वो जो भी है वो कम से कम प्योर दिल का मालिक है और तुम जैसे किड से फिर भी 100 गुना बेहतर है। फिर उसे उसके फेंके गए हैंकी का ताना देकर बोलती है कि तुम्हारे जैसे किड तो अपने पीछे सिर्फ क्लोन ही छोड़ जाते हैं, कम से कम उसने मुझे रोते देखकर तसल्ली तो दी थी। वो अपने सेंट की इंसल्ट होते सुनकर इससे बोलता है तुम्हें इस क्लोन का नाम भी पता है और ये कितना एक्सपेंसिव है। वो इससे आगे से बोलती है हाँ मुझे पता है ये पवाह है, मतलब एक तरह से वो इसे चीप क्लोन बोल रही थी। वो इसे दोबारा से कार से उतार देता है और इसे फिर से अकेला छोड़कर वहाँ से चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद इसके साथ यून सोई थी। यून सोई सैड थी जो इसे कुछ देर के लिए इसे होल्ड करने का बोलती है। पहले तो इसे इनकार करने लगता है पर फिर कुछ सोच कर इसे बोलता है मैं तुम्हें किस करूंगा। वो बेचारी भी हैप्पी हो जाती है, अपनी आंखें बंद कर लेती है पर वो इसके क्लोज होते हुए इसको किस करते करते कल्टी मारता है और रुक जाता है जैसे कुछ गलती कर रहा हो और इससे पूछता है क्या वाकई में मेरे क्लोन की स्मेल बहुत बुरी है। जिसे सुनकर यून सोई जस्ट है बस इतना ही, ये थी तुम्हारी किस। और फिर वो यून सोई को भी अपनी कार से वहीं पर उतार देता है। वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया था, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। यून सोई उससे मिलने के बाद सीधा बाबुल के पास चली जाती है जो बहुत देर से उसका वेट कर रहा था। वो उसके पास जाकर मुस्कुराते हुए उसको हग कर लेती है और बोलती है ये मेरे बाबुल की स्मेल है। जिसे सुनकर बाबुल को बहुत अच्छा लगता है, वो भी रिटर्न में इसको कसकर हग कर लेता है। जीसू के घर पहुंचने पर उसका एक सर्वेंट कार में पड़े हुए पैकेट को उठाकर उसे देता है जिसमें से एक सॉक्स निकलती है जो कि योनबाई ने ही छोड़ी थी उसके लिए। वो भी इसकी तरह बिल्कुल गौर गौर से सूंघने लगता है। बदबू से उसकी हालत बुरी होने पर फौरन से अपनी पॉकेट से मिनी सैंड निकालकर अपने आसपास स्प्रे करता है और तभी उसे साथ में योनबाई की कीज भी मिलती हैं जिनके ऊपर योनबाई के अपने फादर के साथ पिक्चर लगी हुई थी। समझ आ जाती है कि जरूर योनबाई ने ही उसे ये सैंड की है पर किस रीजन के कारण की है उसे ये समझ में नहीं आता है। इधर जब वो घर आकर अपने बैग में चेक करती है कीज गायब थी। वो डोर पर ही बैठ जाती है कि वो कीज तो उसकी गाड़ी में छोड़ आई है पर फिर वो देखती है कि डोर तो ओपन है। अंदर जाकर इसे अपने डैड के खानों की जैसी स्मेल आ रही थी। सीधा टेबल पर इसे डिनर सजा मिलता है पर आसपास किसी को भी न देखकर वो हैप्पी होकर मजे ले लेकर सारे का सारा खाना चाट कर जाती है। दूसरी तरफ सोफे के पीछे लेजी कैंग हायोक किसी बिल्ली की तरह छुपा सोया हुआ था। असल में ये सारे का सारा खाना उसी ने कुक किया था पर इसके लेजी होने की वजह से कहीं पर भी जगह मिलने पर वो लड़क कर सो जाया करता था। और जो बदबूदार सॉक्स योनबाई ने देखी थी वो भी कैंग हायोक की थी और उसने इसे जीसू की समझकर उसे सेंड कर दी थी। अभी कैंग हायोक एक सॉक्स पहनकर सो रहा था। जीसू दोबारा हायनवो के पास हाजिर होता है और इससे पूछता है कि क्या योनबाई घर पर अकेली रहती है या फिर किसी के साथ रहती है। मतलब वो सॉक्स को देखकर अंदाजा लगा रहा था पर हायनवो उसको बोलता है वो अपने डैड की इकलौती औलाद है, वो घर पर अकेली रहती है और सिंगल मिंगल है। जीसू को सभी बातें सुनकर अच्छा नहीं लग रहा था। बुरे बुरे मुंह बनाते हुए हायनवो को जाकर योनबाई को उसके कीज वापस करने को बोलता है पर हायनवो को काम से ऑफ नहीं था। वो बोलता है कि अगर मैंने ऑफ लिया तो मुझे फिर बाहर सोना पड़ेगा जो कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। जिस पर जीसू बुरे बुरे मुंह बनाते हुए खुद ही हिम्मत पकड़कर उसे वापस करने के लिए निकल पड़ता है। कैंग हायोक उठकर देखता है कि इसका सारे का सारा खाना खत्म हो चुका है तो चेक करने जाता है कि क्या योनबाई ही अंदर है या इसके सोते हुए कोई और खेत चुग गया है। इसे योनबाई अंदर सोई दिखती है। जाकर उसे अच्छे से ब्लैंकेट उड़ाता है और फिर उसकी ग्लासेस को भी उतार कर साइड पर रखता है। तभी उसे साइड टेबल पे वहाँ जीसू का हैंकी दिखता है जिसे वो अपने सर पर बांधकर बाहर आ जाता है। जीसू योनबाई की रोमन शॉप पर इसे पुकारता हुआ अंदर आता है पर इसकी टक्कर सामने कैंग हायोक से हो जाती है जिसने जीसू का हैंकी बांध रखा था और कैंग हायोक को जीसू के हाथ में अपनी बदबूदार सॉक्स दिखती हैं। दोनों एक दूसरे को कुत्ते बिल्लियों की तरह देख रहे थे कि इन दोनों का योनबाई से आखिर क्या रिलेशन है। जीसू योनबाई के बारे में पूछता है। कैंग हायोक आगे से बोलता है मेरी वाइफ अंदर सो रही है। जिसे सुनकर जीसू को डेफिनेटली आना था गुस्सा और इससे बोलता है अपनी वाइफ को अच्छे से बता देना अगर इस बदबूदार सॉक्स
और इस रेस्टोरेंट पर डिपेंडेंट होकर नखरे दिखा रही है ना, तो फिर वो मेरे स्कूल में तो क्या पूरे के पूरे कोरिया में कहीं पर भी जॉब करने के काबिल नहीं रहेगी। उसको वापस जाते देखकर कैंग हायोक को उसके पीछे से स्मेल सूंघने लगता है, पर उसे लगता है कि जीसू तो स्मेल लेस पर्सन है। जीसू सुनकर बोलता है, दोबारा फरमाना, क्या बोल रहे हो? कैंग हायोक बोलता है, पार्क जीसू, अनियन की भी एटलीस्ट स्मेल होती है और तेरी तो बिल्कुल भी स्मेल नहीं है। पर जीसू अपना नाम सुनकर उसके तन बदन में आग लग जाती है कि अबे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा नाम पार्क जीसू बोलने की? मेरा फैमिली नाम चा है। और उसके हाथ में पकड़ा हुआ अनियन लेकर जोर से जमीन पर फेंक देता है कि अबे पहले वो इंटर्न योन बाई काफी नहीं थी बदतमीजी के लिए, अब तुम कहां से टपक पड़े हो कैंग हायोक के बच्चे। और यहीं पर 4th एपिसोड का एंड हो जाता है। तो बस थोड़ी सी देरी के बाद बहुत जल्द मिलेंगे 5th एपिसोड के साथ। लवली बडीज, आपको एपिसोड कैसी लगी है आपने मुझे कमेंट में जरूर बताना है। अगर आपके पास कोई सजेशन हो तो भी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं उसे पूरा करने की कोशिश करूंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और मजीद ड्रामास के एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग लवली बडीज।